हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के इंट्रोडक्शन के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हम आपको 1.1 पूरा पढ़ा चुके हैं, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन और उस प्रश्नावली के टोटल क्वेश्चन आंसर आपको करा दिए थे। तो आज की जो वीडियो है वो 1.2 के इंट्रोडक्शन के लिए है। तो 1.2 में केवल एक चीज़ है, वो मैं आपको बता दूं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय बेसिकली अगर हम देखें तो केवल इतना सा होता है इसमें कि जो हमारे भाज्य संख्याएं या समग्र संख्याएं, मैं इनको भाज्य संख्याएं ही बोलूँगा, इंग्लिश में इन्हें कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम हिंदी मीडियम का मैथ पढ़ रहे हैं तो मैं यहाँ पर हिंदी में ही टोटल लिखना चाहूँगा। तो इतना होता है कि भाज्य संख्याओं का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें, भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करें, मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन, जेड और एस में कन्फ्यूज ना हो, कहीं ब्रिटिश है तो कहीं अमेरिकन इंग्लिश, बस इतना सा है। अगर भाज्य संख्याओं या समग्र संख्याओं, या इंग्लिश में से मैं लिख सकता हूँ भाज्य संख्याओं को भाज्य संख्याएं, या हिंदी में इसको में समग्र संख्याएं में बोलते हैं, समग्र संख्याएं। ठीक, भाज्य संख्या या समग्र संख्याएं के बोलते हैं इसको। तो अगर मैं इनके अभाज्य गुणनखंड करें, हम अभाज्य गुणनखंड करें, किसको? इग्नोर टू ऑर्डर, मतलब क्रम को इग्नोर करके करें, तो इनका जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं इनके, वो यूनिक होते हैं। यूनिक मीन्स अद्वितीय होते हैं, यूनिक वे में होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता। अगर इनके हम क्रम को इग्नोर कर दें, तो सभी भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड यूनिक होते हैं। अब सबसे बड़ी चीज कि भाज्य संख्या क्या है, नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा सर, ठीक है। सबसे बड़ी चीज भाज्य संख्या समग्र संख्या क्या होती हैं, तो भाज्य संख्याएं, इधर आपका अभाज्य संख्या, भाज्य समग्र संख्या को मैं भाज्य संख्या ही बता रहा हूं। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? अभाज्य या प्राइम नंबर्स, ऊपर लिखा है अभाज्य या प्राइम नंबर्स। क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? तो देखें, एक से बड़े, मैं यहाँ लिख रहा हूँ पूरी तरीके से, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, एक से बड़ी, कोई एक को भी प्राइम मान लेते हैं, अभाज्य मान लेते हैं, लेकिन एक अभाज्य नहीं होता है। ठीक, एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटती। मैं सीधी भाषा में लिख रहा हूँ साफ, किसी से नहीं कटती, या किसी से भाग नहीं जाता, या किसी की टेबल में नहीं आती, किसी से नहीं कटती हैं। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटती। एक से बड़ी बहुत सारी संख्याएं जो एक से भाग चला जाए इनमें और स्वयं से भाग चला जाए, अतिरिक्त किसी से भाग नहीं जाता, उन सारी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक, जैसे एक से बड़ी दो भी है, दो में किसी का भाग नहीं आ रहा, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 9 3 की टेबल में आ रहा है ना, 3 3 9, तो 9 नहीं है, क्या 11।
13, 15 3 की मारा है, 5 की मारा तो 15 भी नहीं लेंगे, 17। ऐसे करके हमारी बहुत सारी संख्याएं प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक, अब बात करें अगर यहाँ पर भाज्य संख्याएं की हम, तो यहाँ मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ, एक से बड़े वे सारे नंबर्स या एक से बड़ी वे सारी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो प्राइम नहीं है या जो अभाज्य नहीं है। इतना सा लिख दो, कोई दिक्कत। एक से बड़ी वो सारी संख्याएं जो अभाज्य नहीं है, वो सारी संख्याएं हम कंपोजिट नंबर्स या भाज्य संख्याएं कहते हैं या समग्र संख्याएं इनको बोलते हैं। जैसे इनको दो को एक से बड़ी, दो से आगे क्या है, 3 तो आ गया तो 4 ले लो, 5 इसमें तो 6 ले लो, 7 इसमें 8 है, 9 है, 10 है, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22। ठीक, ये सारी संख्याएं कंपोजिट नंबर्स हैं, या ये सारे नंबर्स कंपोजिट नंबर्स या भाज्य संख्याएं समग्र संख्याएं कहते हैं इनको। 4 दो को 2 के पहाड़े मारा है, 6 2 के में आ रहा है, 3 के में आ रहा है, 8 है 2 के में 4 के में आ रहा है, 9 है 3 के में आ रहा है, 10 है 2 के में आ रहा है, 5 के में आ रहा है, 12 है 2 के में आ रहा है, 3 के में आ रहा है, 4 के में आ रहा है, 6 के में आ रहा है। तो ये सारे नंबर्स कंपोजिट नंबर्स हैं या ये सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, तो अभाज्य और भाज्य। अब बात आती है हमारे अभाज्य गुणनखंड पर। अभाज्य गुणनखंड पर या अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपके वापस थ्योरम पर आता हूं। वापस थ्योरम, तो थ्योरम जो हमारा कहता है वो कहता है कि सारी भाज्य संख्याएं या सारे कंपोजिट नंबर्स, जैसे कि आपकी क्लास में करीब करीब मान लो 40 बच्चे हैं, अगर मैंने आपको कोई संख्या दे दी कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए या इनके अभाज्य गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करना सबको आता है। पहली बार देखूं, मैं कोई संख्या अगर यहाँ से ले लूँ, लेट्स 48 ले लिया मैंने, तो अगर मैं यहाँ से काटूँ 2 से 24, 2 एकन 2, 2 दूनी 4 12, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 से 1, ये होगा। मीन्स इसके अगर अभाज्य गुणनखंड में देखूँ तो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन या गुणनखंड जो हुए वो हमारे ये होते हैं यहाँ पर कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये हो गया हमारे गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। दूसरा बच्चा आया, उसने भी 48 का किया, तो वो बोला कि मैं इसको पहले 3 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, 2 से 1, तो उसने इसका कर दिया कि 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। देखो 1 2 3 4 2 इसमें है, 1 2 3 4 4 2 इसमें है, 1 3 है 1 3 है। देखो है यूनिक। अगर हम ऑर्डर को इसके ध्यान में न रखें तो ये अद्वितीय है। अद्वितीय मीन्स यूनिक, मतलब कोई और नहीं, कुछ और नहीं। जो अभाज्य गुणनखंड उसने किए वो ही उसने किए। लेकिन अगर हम क्रम को ध्यान देखें तो थोड़ा हमें डिफरेंस जरूर लगेगा कि इसका क्रम 3 पहले है, इसमें बाद में 3 है। लेकिन अगर क्रम को हम इग्नोर कर दें तो इसका भी आंसर वही आएगा। 4 बार 2 है, 1 बार 3 है, इसका भी आंसर वही आएगा। इसका अगर इसको लिखूँ 2 पे घात 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 1 2 3 4, ऐसे इसको 3 गुणा 2 पे घात 4। ठीक है, तो ये केवल यही कहता है, अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो केवल यही बोलती है हमसे कि सभी कंपोजिट नंबर्स के अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टराइजेशन समान होते हैं यदि इनके क्रम को इग्नोर कर दें। यदि इनके क्रम को हम इग्नोर कर दें तो समान मीन्स यूनिक वे में होते हैं, तो अगर इनके क्रम को हम इग्नोर कर दें तब। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। फैक्टराइजेशन सबको आता ही होगा। तो इससे पहले ये सारी चीज़ मुझको लगता है कि आपकी समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो एग्जाम्पल नंबर 5, संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है। सवाल समझ में आया? सवाल का समझ में आना बहुत जरूरी है। तो ये कह रहा है कि संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जो n है हमारा यहाँ पर वो नेचुरल नंबर है।
मीन्स 1 2 3 4 5 डॉट 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 कुछ ही हो सकता है। ठीक, प्राकृत संख्या है वो कुछ भी हो सकती है। तो जहां n एक प्राकृत संख्या है, जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है, मीन्स 4 की कोई ऐसी घात लगाएं। n क्या है, n यहाँ पर हमारे 4 की घात है। तो ये कह रहा है कि 4 की घात तो कोई ऐसी लगाएं या n का कोई ऐसा मान है, इनमें से 1 2 3 4 5, क्योंकि n जो है वो प्राकृतिक संख्या है। ठीक, जिसके 4n अंक शून्य पर, मतलब अगर उस पर कोई घात लगा दे हम, तो उसका जो लास्ट डिजिट है, जैसे हमने 4 पर घात n लगाई, कोई n का मान कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4, तो जो अंतिम डिजिट आएगी, जैसे मान लो ये संख्या आई, अंतिम डिजिट है वो शून्य आ जाए, अंतिम डिजिट क्या आ जाए, शून्य आ जाए। तो अगर आप करने बैठोगे तो कहोगे कि 4 पर घात 1 मीन्स 4, 4 पर घात 2 मीन्स 16, 4 पर घात 3 मीन्स 4 4 16 चौका 64, 4 पर घात 4 मीन्स 4 4 16 चौका 64, 64 चौका 4 चौका 16, 4 6 24 और 25 256। लेकिन इससे हमको कुछ मिलने वाला है नहीं। ठीक, तो बात करेंगे हम किसकी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे यह हमारा जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड हमने जो पढ़ा है उसकी बात करेंगे यहाँ पर हम। तो ठीक है, मैं यहाँ पर बात करता हूँ इसकी। ये ठीक, अब देखें, एक चीज सोचो कि अगर हमको अंतिम डिजिट शून्य चाहिए, अंतिम एक अंक, अंतिम एक अंक 1 डिजिट, ठीक है, अंतिम एक अंक शून्य चाहिए, तो क्या करना होगा हमको, 2 का गुणा 5, 1 2 और 1 5 हमको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 2 पंजे 10। अब आप कहोगे सर 4 पंजे भी 20 तो होता है, तो 4 में भी तो 2 गुणा 2 गुणा 5 आ रहा है, उसमें भी अगर मैं यहाँ पर, अगर हाँ आपको अगर ये लगता है कि सर 4 गुणा 5 तो भी 20 होता है, उसका भी अंतिम एक डिजिट 0 आ रहा है, तो यहाँ से मैं अगर आपको बता दूँ तो 2 गुणा 5 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर भी एक हमारा 2 गुणा 5 ही इसको शून्य कर रहा है। मीन्स अगर हमको अंतिम एक अंक शून्य चाहिए तो हमको इसमें एक 2 गुणा 5 का जोड़ा, 2 गुणा 5 मतलब 2 गुणा 5 हमको चाहिए ही चाहिए। ठीक, हाँ ऐसे ही समझ आ रहा है ना। अगर हमको अंतिम 2 डिजिट चाहिए तो, क्योंकि यहाँ से देखो 1 0 है, ठीक है, मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है, आपको समझाने के लिए कि अगर अंतिम 2 अंक हमको शून्य चाहिए, और इसको तो हमको एक ये 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5, तो हमको डबल पेयर चाहिए, एक 2 गुणा 5 का एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। ठीक, क्योंकि हमको जो अंतिम 2 अंक हैं वो शून्य चाहिए। देखो यहाँ से होगा कि नहीं होगा, इसको अगर मैं लिखूँ, ये लिख सकता हूँ कि 2 पे घात 2 गुणा 5 पे घात 2 लिख सकता हूँ। ठीक, तो 2 दूनी यहाँ होगा 4, 5 हो गया यार हमारा 25, तो 25 चौका 100, अंतिम 2 डिजिट शून्य आया। कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर मुझको अंतिम एक अंक शून्य चाहिए तो मुझको एक पेयर 2 × 5 चाहिए ही चाहिए। ठीक, अगर मुझको अंतिम 2 अंक शून्य चाहिए तो मुझको 2 पेयर 2 × 5 का चाहिए। ठीक, अगर मुझको अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक शून्य चाहिए तो हमको कितनी चाहिए पेयर, बोलिए, समझदार हो गए हो, तो हमको 3 चाहिए, 2 × 5 गुणा 2 × 5 गुणा 2 × 5, तो हमको 3 चाहिए। यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 मीन्स 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 की पावर 3 मीन्स 5 25 5 125, और 125 अट्ठे गुणा कर लो, 8 5 40 का 0 हासिल लागे 4, 8 दूनी 16 और 4 20 का 0 हासिल लागे 2, 8 1 8 और 2 10, 1000। अंतिम 3 डिजिट कितने आए, 0 आए। तो यहाँ से हमको जो कंक्लूजन मिलता है या निष्कर्ष मिलता है वो ये मिलता है कि अगर हमको अंतिम एक अंक शून्य चाहिए तो 2 गुणा 5 चाहिए, 2 गुणा 5 का एक पेयर चाहिए ही चाहिए। ठीक, अगर मुझको अंतिम 2 अंक शून्य चाहिए तो मुझको 2 गुणा 5 के डबल पेयर चाहिए। अगर मुझको अंतिम 3 अंक शून्य चाहिए तो 2 गुणा 5 के 3 पेयर चाहिए। अगर मुझको अंतिम 4 अंक शून्य चाहिए तो मुझको 2 गुणा 5 के 4 पेयर चाहिए। अगर मुझको अंतिम 5 अंक शून्य चाहिए तो मुझको 2 गुणा 5 के 5 पेयर चाहिए। ठीक, तो यहाँ से आपको ये सीख मिलती है
कि अगर हमको किसी चीज़ का अंतिम अंक शून्य चाहिए तो 2 गुणा 5 हमको चाहिए ही चाहिए। अब बात करते हैं हम चार पर, क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये मैं मिटा रहा हूँ, इसका कोई यहाँ पर काम है नहीं ये, ठीक, ओके। अब मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है 4 की पावर n पर विचार कीजिए। ये 4 की पावर n है। अगर मैं यहाँ पर इसको लिखूँ तो 2 की पावर n गुणा 2 की पावर n लिख सकता हूँ, या 2 की पावर n लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जो केवल 2 है, क्या मिल रहा है हमको, 2 इंटू 2 तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमको 5 नहीं मिल रहा। पावर 2 की कुछ देखो, यहाँ पर 2 की पावर 1 5 की पावर 1, 2 की पावर 2 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 5 की पावर 3। पावर से हमको डिपेंड नहीं करता, लेकिन हमको 2 इंटू 5 का एक पेयर चाहिए, 2 पेयर चाहिए, 3 पेयर चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमको केवल 2 मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है कि अंतिम डिजिट से हमारी वो शून्य आ जाए, क्योंकि शून्य जो मांगता है वो कहता है मुझको 2 इंटू 5 का एक पेयर तो चाहिए, क्योंकि अंतिम डिजिट शून्य मांग रहा है, जिसके फौरन अंक शून्य पर समाप्त होता है, ठीक। एक डिजिट तो मांग रहा है, तो हमको एक तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 5 नहीं है, केवल 2 है। तो लिख सकते हैं इसमें 5 नहीं है, 5 नहीं है, अतः अंतिम डिजिट, अंतिम अंक या अंतिम डिजिट शून्य नहीं आ सकता। आया समझ में, ठीक, अंतिम डिजिट शून्य नहीं आ सकता, ठीक। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, वो कह रहा है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करूं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि बचपन में आपने पढ़ी है सबने, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इससे अगर मैं HCF और LCM की बात करूं तो 6 और 20, तो 6 के अगर मैं फैक्टर करूं तो 6 का आएगा 2 3 6, 3 1 3, मीन्स 6 बराबर 2 गुणा 3। 20 का करूं तो 20 का हमारा आएगा 2 से 10, 2 से 5, 5 1 में 5, तो 20 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक। जो HCF होता है हमारा, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखें। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं किसी का HCF ज्ञात करते हैं, हम किसी का HCF ज्ञात करते हैं, तो HCF होता है कॉमन, दोनों में जो कॉमन हो उभयनिष्ठ हो। गुणनखंड, कॉमन गुणनखंडों की सबसे छोटी, कॉमन गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल। कॉमन गुणनखंडों की सबसे छोटी घात के गुणनफल को HCF कहते हैं, या कॉमन जो फैक्टर्स होते हैं हमारे प्राइम फैक्टर्स जो कॉमन होते हैं इसमें, उनमें जो सबसे छोटी घात होती है उनका हम गुणनफल करें। जैसे कि 20 है यहाँ पर, तो ये तो देखो ये है 2 की पावर 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, ओके। ये है 2 इंटू 2, तो इसको 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो कॉमन क्या है, कॉमन इसमें 2 है, कॉमन क्या है 2। अब 2 कॉमन है तो उसकी छोटी घात, तो छोटी घात क्या है 2 की पावर 1, तो यहाँ पर जो HCF होगा वो हमारा 2 की पावर 1 या 2 होगा, 2 की पावर 1 या 2 होगा इनका HCF। बात अगर मैं यहाँ पर देखो फिर से समझो, HCF निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से, हालांकि आता सबको होगा, लेकिन फिर देखें एक बार समझ लें। जो HCF हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं, उसमें से जो कॉमन होता है उसकी, वैसे तो देखो यहाँ से हम ये करते हैं बचपन में कि 2 हमारा ये मैच हो गया, बस कुछ नहीं मिल रहा तो हमारा 2 है, चीज़ वही है, लेकिन अब आप 10th क्लास में आ चुके हैं, अब आप 10th क्लास में आ चुके हैं, तो थोड़ा आपको चेंज तो होना बनता है, ठीक। तो यहाँ से हम चेंज क्या करेंगे, हम यहाँ से देखेंगे कि ये लिखा है हमारा कॉमन गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो कॉमन जो हमारा फैक्टर है वो हमारे इसमें 2 है, देखो
इसमें 2 की पावर 1 या इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, तो इसमें 2 हमारा कॉमन है। छोटी घात क्या है, 2 बड़ा है 1 छोटा है, तो हम 2 की पावर 1 हमारा एचसीएफ हो गया, या 2 की पावर 1 को हम 2 लिख सकते हैं, तो ये हमारा यहाँ पर एचसीएफ बनता है। ठीक, अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम जो होता है, यहाँ पर मैं इधर एलसीएम का लिख रहा हूँ। एलसीएम क्या होता है, वो होता है यही कॉमन गुणनखंडों की हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, अधिकतम या उच्च घात। कॉमन गुणनखंडों की उच्च घात तथा जो कॉमन नहीं है, बचे हुए, मैं सीधी भाषा में कहूँ, तथा बचे हुए या शेष, शेष अच्छा लगता है, बचे हुए अच्छा लगता है, शेष गुणनखंडों का गुणनफल, शेष जो कॉमन नहीं है उनका गुणनफल। मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, इस चीज़ पर ध्यान न दें। मेरा कहने का मतलब बिल्कुल भी यहाँ पर ये नहीं है कि आप ये चीज़ों को यहाँ से याद कीजिए कि कॉमन गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल या कॉमन गुणनखंडों की सबसे उच्च घात तथा शेष गुणनखंड। मेरा यहाँ पर ये कतई मतलब नहीं है कि आप इन चीज़ों को याद करिए, रटिए। धीरे धीरे केवल चीज़ों को सीखिए आप। सीखना क्या कि जैसे कि यहाँ पर हम पहले करते थे कि 2 कॉमन आ गया हमारा इसमें एचसीएफ में, मैं एचसीएफ पर आ गया पुनः, देखो 2 यहाँ पर मेरा कॉमन आ गया। जब मेरा 2 कॉमन आता तो मैं यहाँ पर केवल 2 लिख देता हूँ और मेरी कोई चीज़ यहाँ पर कॉमन नहीं है जिसे मैं लिख सकूँ। ठीक, ऐसे हम करते आए हैं बचपन से। अब यहाँ पर मैं इनको घात के रूप में लिख रहा हूँ। घात के रूप में मैंने लिखा तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 में इसको लिख सकता हूँ। ऐसे ही मैं यहाँ पर 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 में यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ। ठीक, तो मैंने आपसे यहाँ पर इतनी छोटी चीज़ लिखी है, गुणनखंडों की सबसे छोटी घात। तो सबसे गुणनखंड कॉमन क्या है, 2 है। 2 की सबसे छोटी घात क्या है, 1, तो यहाँ पर 2 की घात 1 या 2 हो गया। ठीक, इसको आप इग्नोर करके केवल इस चीज़ से आप सीख भी सकते हैं। ठीक, तो हमको केवल सीखना है। ऐसे ही एलसीएम में, एलसीएम कह रहा है हमारा कॉमन गुणनखंडों की उच्च घात तथा शेष गुणनखंडों का गुणनफल। तो यहाँ पर मैं गुणनखंडों की बात करूँ तो कॉमन की उच्च घात क्या है, 2, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 हमारा उच्च घात है। बचे क्या, बचे हमारा 3 की घात 1 बचा और 5 की घात 1 बचा, जो कि कॉमन नहीं है, बस इनका है, इसमें और कुछ नहीं है। इनका गुणा कर लो। 2 की घात 2 का मतलब 4 गुणा 3 गुणा 5, 4 या 12 पंजे 60, बस हो गया हमारा एलसीएम। एलसीएम जो अभाज्य गुणनखंड विधि से है वो इसी प्रकार होता है कि अगर जो कॉमन है वो कॉमन है, उसको आप रख लीजिए, उसकी उच्च घात को। ठीक, उसकी उच्च घात को आप रख लीजिए, शेष जो बचा हुआ है उसका भी गुणा कर लीजिए। अगर मैं घात के रूप में नहीं लिखता यहाँ पर, तो यहाँ से क्या करते हैं हम, केवल 2 कॉमन है हमारा, तो मैं यहाँ पर केवल एल, देखो यहाँ मैं एलसीएम पुनः लगा रहा हूँ। मेरा यहाँ पर केवल 2 कॉमन है तो मैंने यहाँ पर 2 लिख लिया। ठीक, अब जो शेष बचा उसको लिख लीजिए। शेष क्या बचा, ऊपर 3 बचा, नीचे फिर 2 बचा, नीचे फिर 5 था, तो 2 3 6, 6 दूनी 12 पंजे 60, बात वही है। यहाँ भी 60, यहाँ भी 60। तो जैसे आपको सहूलियत लगे वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 10th क्लास के हिसाब से देखें तो मुझको ये सही लगता है कि आपको ये करना चाहिए। ठीक, एग्जामिनर थोड़ा इम्प्रेस होगा आपसे जरूर। ओके, तो ये एग्जाम्पल नंबर 5 हमारा ख़त्म होता है। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 है, ये 6 है, ये क्या है, 6 है 7 है, आई थिंक 7 होगा ये, यस ये 7 है। एग्जाम्पल नंबर 7 वो ये है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 496 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और इनका एलसीएम भी ज्ञात करो। तो इस एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, वो मैं आपको बता दूं, इसको ध्यान में रखें। कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी 2 नंबर हैं, ए और बी, कोई 2 नंबर, कोई दो नंबर कौन से होने चाहिए, वो प्राइम नहीं, कौन से, भाज्य संख्याएं। कोई 2 भाज्य संख्याएं हैं, कोई 2 समग्र या भाज्य संख्याएं ए और बी, ए और बी, कोई 2 भाज्य संख्याएं ए और बी लें। यदि हम उनका लासा और मासा, मीन्स अगर उनका गुणनफल हमारा ए गुणा बी, उनके लासा एचसीएफ और ए इंटू बी,
गुणा एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। ये है मेरा कहने का मतलब, प्लीज़ यहाँ सोच समझें थोड़ा, कि कोई दो भाज्य संख्या हैं ए और बी, उनका गुणनफल उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, किन्हीं दो भाज्य संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। हमने बचपन में पढ़ा था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। ठीक, तो यही है यहाँ पर कि ए इंटू बी, ए और बी कोई दो संख्या हैं, भाज्य संख्या हैं, उनका जो गुणनफल है वो ए और बी के एचसीएफ और ए और बी के एलसीएम के बराबर होता है। यहाँ मैं इसको समझाऊँ, कोई दो संख्या मैं छोटी छोटी ले रहा हूँ आपके लिए। मैंने ले लिया सपोज डैट 6 और 10। अगर मैं 6 का और 10 का एचसीएफ देखूँ तो 6 होगा हमारा 2 गुणा 3, 10 होगा हमारा 2 गुणा 5। तो मैं यहाँ से एचसीएफ देखूँ तो ये कॉमन हमारा 2 हाईएस्ट है, 2 ही है, 2 हो गया। एलसीएम देखूँ तो जो कॉमन है वो शेष है 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 6 5 30। एचसीएफ का एलसीएम आपको निकालना आ गया होगा। हाँ ठीक है, अभी मैंने सिखाया आपको। तो 2 3 6 6 5 30, ये हमारा हो गया एलसीएम, ये हो गया मेरा एचसीएफ। तो अगर मैं यहाँ पर उसको पुट करूँ कि ये संख्या कौन 6 इंटू 10, 6 इंटू 10 बराबर एचसीएफ किसका 6 10 का गुणा एलसीएम 6,10 का बराबर होगा या नहीं। तो 6 दाई 60 बराबर एचसीएफ कितना 610 का 2 है, इंटू एलसीएम कितना है वो 30 है, तो 2 इंटू 30, तो हमारा 60 बराबर 30 दूनी 60 आ गया बराबर। ठीक, तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई दो भाज्य संख्याएं ए और बी हैं तो द प्रोडक्ट ऑफ ए और बी मीन्स ए और बी का गुणनफल है वो एचसीएफ ए और बी और गुणा एलसीएम ए और बी। मीन्स कोई दो संख्याएं ए और बी हैं, उनका गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, ये चीज़ें हमको यहाँ पर केवल समझनी है। तो ओके, मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ अब। ठीक, इसको ध्यान में रखें, आगे भी इससे क्वेश्चन करना है। तो कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक, 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 96 को इधर में लिखूँ, 2 से 2 चक 8, 2 से 16, 2 से 2 दूनी 4, 2 चक 8, 2 से 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, 1 2 3 4 5, 2 पे घात 5 गुणा 3 लिख सकता हूँ। अब नहीं बताऊँगा क्यों लिख सकता हूँ मैं। ठीक, मैंने इससे पहले बहुत बता दिया आपको क्यों लिख रहा हूँ मैं इसको। अब है 404 का, अब यहाँ से आप खुद समझ लीजिए। 2 से 100 सॉरी 2 दूनी 4, 0 202, 200 101, 101 किसी से कट रहा है 3 से 3 3 9, 3 3 9 नहीं, 5 नहीं, 7 7 एकन 7 7 चक्कर नहीं, 11 11 9, ये किसी से नहीं कट रहा। ओके, तो 101 से ही कटेगा 101। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पे घात 2 इंटू 101। मैं इसका अगर एचसीएफ देखूँ तो एचसीएफ मेरा आएगा यहाँ से, ये कॉमन है इसमें, और छोटी घात होगी, छोटी घात क्या हमारी 2 है, 2 पे घात 2 मीन्स 4, हमारा इसका एचसीएफ आ गया। ठीक, अब कह रहा है और इसका एलसीएम, तो एलसीएम जो ज्ञात करेंगे वो हम इससे करेंगे कि ए इंटू बी, यहाँ देखेंगे ए इंटू बी बराबर है एचसीएफ ए कोमा बी इंटू एलसीएम ए कोमा बी। मीन्स यहाँ लिख सकता हूँ, अब मैं इसको बिल्कुल सीधी भाषा में आपके लिख रहा हूँ, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। यहाँ से आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। ठीक, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। अगर मैं यहाँ से लासा या आपका एलसीएम निकालना चाहूँ, तो मुझको ये मासा इधर बट्टे में भेजना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से एलसीएम बराबर लिख सकता हूँ कि ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ, ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ। ए इंटू बी क्या हो गया, ये हो गया इनका गुणनफल दोनों संख्याओं का। तो संख्या कौन कौन सी है हमारी 96 और 404, तो 96 गुणा 404 बट्टे एचसीएफ क्या है मेरा, एचसीएफ है 4, 4 से अगर मैं इसको काटूँ 4 एकन 4, 0 4 एकन 4 गुणा करके 96 गुणा 101, इनका गुणा कर लूँ। हाँ, गुणा करने से बेटर एक और चीज़ है, 10th के बच्चे हैं
तो आप इसको कर सकते हैं 96 और 100 + 1, नहीं तो आप गुणा भी कर सकते हैं। जिसको डाउट है वो 96 गुणा 101 अगर करते हैं 101 गुणा 96, तो देखो 6 एकन 6 0, 6 एकन 6, फिर 9 एकन 9 0, फिर 9 एकन 9, 6 9 6 9, 96 आ गया। ऐसे अगर मैं इसको करूँ तो यहाँ पर 96 गुणा 100 से 9600 प्लस 96 एकन 96, फिर भी 96 आ गया। तो गुणा से बढ़िया आप अगर इसको ऐड कर लें, इसको जोड़ लें तो वो अच्छा रहता है। ठीक, तो ये 9696 या 9696 जो आया है वो आपका यहाँ पर एलसीएम आ गया। ठीक, एचसीएफ हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो पूरा समझ में आया होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी अगर दो भाज्य संख्याएँ हैं तो उनका गुणनफल उन संख्याओं के लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है संख्याओं 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि आपको आती है, तो ये रहा आपका 6, 72, 120। तो यहाँ 6 को मैं काटूँ 2 से, 2 तिया 6, 3 एकन 3, इस 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ। ठीक, 72 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, मीन्स 2 पे घात 3, 3 पे घात 2, 2 की घात 3, 3 की घात 2 लिख सकता हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा 120, 120, 2 से 2 6 0, 60 हो गए, 2 से 30 हुआ, 2 से 15 हुआ, तो 5 15, 5 से 1, 2 पे घात 3, 3 सिंगल है हमारा, 5 भी हमारा सिंगल है। ठीक, 3 में 5 को कोई नहीं है। ओके, अगर मैं यहाँ से एचसीएफ की बात करूँ तो जो एचसीएफ आएगा हमारा वो ये 2 कॉमन है इसमें और 3 भी कॉमन है। तो छोटी घात लेते हैं सबसे, तो 2 की सबसे छोटी घात बनी है तो 2, 3 की भी 3, मतलब बन घात है सिंगल 3, तो 2 तिया हमारा जो एचसीएफ आ गया वो आ गया हमारा 6। ठीक, तो इसका जो एचसीएफ है वो 6 आएगा। अगर मैं बात करूँ एलसीएम की, तो एलसीएम हमारा जो आएगा वो आएगा इसका, ये इसी से देख लें, सबसे उच्चतम घात 2 की घात 3 है, इसमें सबसे ऊंची घात 3 की घात 2 है, और जो शेष बचा ये 5, तो यहाँ पर हमने 5 लिख लिया। तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 और 5 8 9 72 पंजे 360। ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम यहाँ से आपको आ रहा है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, नोट करके लिख लें कि कभी भी 3 संख्याओं की, जो मैंने इससे पहले आपको जो कॉन्सेप्ट एक बताया था कि 2 संख्याओं के लिए कि a इंटू बी बराबर एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी, मीन्स किन्हीं भी 2 संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन ये 3 संख्याओं में कभी भी लागू नहीं होता। इसको ये कोशिश ना करें कि कभी भी 3 में लागू कर दें। मीन्स मैं यहाँ पर लिख दूँ कि a इंटू बी इंटू सी नेवर इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी सी एंड एलसीएम ऑफ ए बी सी। ठीक, ये कभी भी लागू नहीं होता। ठीक, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है वो हमारा ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 के क्वेश्चंस हल करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल जो कि ब्राइट फ्यूचर पॉइंट के नाम से है उसको सब्सक्राइब कर लें। ओके, धन्यवाद।